रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी पेपर की तैयारी के लिए, आपके नंबर्स के लिए। और ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं, तो जितना बेहतर आप इसको समझ लेंगे उतना आपको आसानी होगी। तो ये ज़रूर देखिएगा, करिएगा, आपको बेहतर समझ आएगी और आपको फ़र्क पता चलेगा कि वैसे पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में क्या फ़र्क है। सो बहरहाल, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस चैनल से फ़ायदा हमें हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया करें। अच्छा जी, अब ये चैप्टर 2 है और इसकी जब एक्सरसाइज हमने करनी है तो उसमें पहले जो है हमारे पास MCQs है, ठीक है। और MCQ भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड वाले से, तीसरे से, ठीक है। सो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ वेक्टर फॉर्म में है। अब देखें यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है और इसके साथ डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, फिर पावर है। देखें, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो फासले को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है। और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की ये खूबी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर वो चीज़ है कि जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी बताते हैं और मैग्नीट्यूड का मतलब कि ये चीज़ कितनी है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएं तो फिर वो वेक्टर बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी होती है, वरना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ सिर्फ डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोई नहीं होती कि जी हमने 5 किलोमीटर फासला तय किया है, किधर को किया है हमें नहीं पता। लेकिन इसके अंदर हमें पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल ये, और ये स्पीड और पावर, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए डायरेक्शन सिर्फ इसके अंदर है। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी ये वाली। डन हो गया, आगे चलते हैं। 6 वाला, इसमें कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कोई एक चीज़ है एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड उसकी, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है ना, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वो इस तरह से करके होता है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेना है। और ये याद रखें कि ये जो डिस्टेंस और टाइम के अंदर चीज़ शो होती है ना, वो उसकी स्पीड शो होती है, वेलोसिटी, स्पीड। यहाँ पे स्पीड शो होगी। लेकिन देखें, अगर आप एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, सीधी इस तरफ को, तो उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस वहीं का वहीं फिक्स रहना है, डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा। तो जब डिस्टेंस तब्दील नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है उसकी वेलोसिटी नहीं बनती, क्योंकि वेलोसिटी यही है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो। और अगर आप इधर को ऐसे डायरेक्शन आप लेते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो उसमें टाइम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टाइम फिक्स हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ बनती नहीं है। असल में स्पीड होती ही तब है जब आप ऐसे इस तरह से करके आप ये एक डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि इसमें देखें, अगर आप यहाँ पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे ये टाइम है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है। लेकिन अब इधर पॉइंट पे हो तो यहाँ पे देखें टाइम भी बढ़ गया हुआ है और डिस्टेंस भी बढ़ गया हुआ है, दोनों में चेंज आ रही है। तो चेंज तभी आती है जब आपने इस तरफ की शक्ल बनानी है। स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन इस तरफ की शक्ल में। तो इसलिए इसका जो आंसर है ना, वो ये वाला है, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये जो टाइम एक्सिस है ये वाला, इसके साथ एक इंक्लाइन मीन के एक एंगल बना रही होती है, जाविया बना रही होगी, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताना है कि होगी तो वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो इंक्लाइंड होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड जो होती है वो इस तरह से इंक्लाइंड होती है। आगे चलते हैं नंबर 5 के ऊपर। अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे सीधी है बिल्कुल, ठीक है। वो क्या कर रही है, ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी तरह के ग्राफ के ऊपर, टेल्स दैट, क्या बताती है कि वो डिस्टेंस, वो जो चीज़ है वो रेस्ट में है। देखें कैसे, अभी उसने कहा ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये मैंने नीचे बनाया कि इधर टाइम एक्सिस है, इधर हमारे पास डिस्टेंस है, और कहता है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो आपकी लाइन, ऐसे करके। और ये मैं ऊपर भी बता रहा था कि अगर ऐसी लाइन होगी तो इसका देखें ये जो पॉइंट है ये चेंज नहीं हो रहा, वो डिस्टेंस वही रहता है। इस पॉइंट पे ऊपर भी आप, टाइम तो ये है लेकिन डिस्टेंस वही है, इस पॉइंट पे टाइम ये है, टाइम चेंज हो गया बट डिस्टेंस फिर वही है। तो टाइम चेंज होता जाएगा, डिस्टेंस वहीं का वहीं रहना है। तो जब डिस्टेंस वहीं रहना है, यानी चीज़ वहीं पड़ी हुई है, तो यानी कि चीज़ फिर क्या होगी, रेस्ट पे होगी, रुकी हुई होगी, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ रेस्ट पे है।
तो ये इसका आंसर सही होगा कि चीज़ रेस्ट के अंदर है। नंबर 6 में आ जाए, द स्पीड टाइम ग्राफ। अब ग्राफ चेंज हो रहा है, अब एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ अब स्पीड हो गई है, ठीक है। ऑफ अ कार इज़ शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर उसने ये बना के हमें दिखाई हुई है, ठीक है। ज़ाहिर इधर टाइम एक्सिस है, इधर वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये ग्राफ है, ये ऐसे लाइन एक तिरछी आ रही है हमारे पास। तो फिर इसमें क्या चीज़ सही होगी? देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी जैसे हमने ये बनाया कि ये यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ था ना, इसमें जो चीज़ शो होती है वो उसकी वेलोसिटी है। लेकिन जब आप ऐसे करके वेलोसिटी इधर हो, ठीक है, स्पीड, और इधर टाइम हो, तो इसके अंदर जो चीज़ शो होगी ना वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन शो होना है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं इसमें एक्सेलरेशन कहाँ पे है? देखें यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर ही है। और एक्सेलरेशन कैसे बनता है? बड़ा इजी है, आपने वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करा देना है। 15 को 10 पे डिवाइड कराएंगे ना तो आंसर आएगा 1.5। तो ये जो देखें 1.5 का आंसर इसके अंदर है। तो यही आंसर सही है कि इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है और 1.5 भी आ रही है वैल्यू, तो दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, ये वाला आ गया 7वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपने चूंकि एक्सेलरेशन देखना है तो एक्सेलरेशन देखें कहाँ होगा, किस ग्राफ के अंदर होगा? वेलोसिटी वाले में, जिसमें v होगा। या ये वाला आंसर होना है या ये वाला होना है, क्योंकि ये दोनों जो ग्राफ हैं वो तो डिस्टेंस वाले हैं। डिस्टेंस वाले में एक्सेलरेशन नहीं होता, उसमें वेलोसिटी होती है। जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी दिखाता है, तो उसने तो पूछा ना एक्सेलरेशन, तो फिर इन दोनों में से एक आंसर है। अब इन दोनों में से किसको चूज़ करना है? वो कह रहा है जी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म देखें, ये लाइन है जो बिल्कुल सीधी जाती है, सीधी लाइन बता रही होती है कि चीज़ एक जैसी जा रही है, क्योंकि ये जो लाइन है वो टेढ़ी है, तो टेढ़ी में कभी किसी जगह कोई चीज़ है, किसी जगह कोई चीज़ है। तो यही आंसर हमारा सही होगा कि जिसमें एक सीधी लाइन है और वो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। आगे चलते हैं 8 वाले में, तो कहता है जी, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें वेलोसिटी मिलती है। ये देखें, ये बड़ा बेसिक सा ना रूल है जो आपको याद होना चाहिए, पता। ये देखें कि जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कराते हैं ना तो वेलोसिटी आती है, ठीक है, और जब आप वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कराते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन साथ वो याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन अगर खाली डिस्टेंस हो तो फिर स्पीड कहते हैं, क्योंकि ये वही चक्कर है उसका वेक्टर और स्केलर का। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, ये वेक्टर था, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कराएंगे तो वेलोसिटी आएगी जो कि खुद भी वेक्टर है। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कराएं तो फिर स्पीड होती है, उसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब वेलोसिटी टाइम पे डिवाइड होती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ उसने यही पूछा हुआ है, देखें किसको डिवाइड कराना है? डिस्प्लेसमेंट को। किससे? टाइम से। तो उससे फिर हमें वेलोसिटी मिलनी है, एक्सेलरेशन नहीं मिलना। तो ये डन हो जाएगा। आगे चले, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद है जिसको हमने बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, आसमान की तरफ। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबसे ऊंचे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो होगी 0। बड़ा सिंपल सा रूल है। कभी आप कोई चीज़ ऊपर फेंक के देखें ना तो चीज़ हमेशा की तरह ऊपर तो नहीं जाएगी ना, वापस भी तो आना है उसने। तो वापस कैसे आना होता है कि वो ऐसे चलेगी ऊपर को जाएगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के हल्का सा रुक के फिर उसने नीचे की तरफ आ जाना है। तो वहाँ जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है ना तो 1-2 सेकेंड के लिए उसने रुक जाना है, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है और फिर नीचे आते आते तेज़ होती चली जाती है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और उसी वेलोसिटी से आकर ज़मीन से टकराती है जिस वेलोसिटी से हमने फिर फेंका था उसे। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ये हमने न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं कि जब हम कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं तो उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी जो है वो हम 0 ले लेते हैं, वी एफ 0 लेते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ वो है। आगे 10 वाले पे आ जाए, अ चेंज इन पोजिशन में जो तब्दीली होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है यहाँ पे और मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ना, तो ये जो है डिस्टेंस है, फासला है, उसने ट्रैवल कर लिया।
तो ये डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर वो डायरेक्शन भी बता देना किधर को जा रहा है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता। 12 आगे चले, 11 वाला है, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड से जा रही है। द स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ स्पीड की यूनिट को चेंज करना है, बड़ी यूनिट है किलोमीटर, उसको हम मीटर में लेके जा रहे हैं और आर की जगह सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल करते हुए हमने ये समझा हुआ था, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। ये सामने आपके ये 36 है ना, साथ है किलो, किलो का 1000 हम लिख लेते हैं 1000, और ओवर में बेसिकली आर है। वैसे नॉर्मली आपके पास यूनिट ऐसे लिखी होती है km, h लिख के ऊपर -1 लिखता है। तो -1 का मतलब यही होता है कि आर नीचे है, बटे में, ओवर में, ठीक है। तो हम उसको ओवर में लिख लेंगे। तो 3600 जो है फिर वो किधर ओवर में आता है, क्योंकि आर ओवर में होता है उसका। तो बहरहाल 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना, 60 मिनट, और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड। तो 3600, तो 1000 ऊपर रखना है और 3600 नीचे रखना है। तो इससे हम इसको डिवाइड कराएंगे, 20 कटवा दें, 36 से 36 कटवा दें, पीछे ये 10 रह जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये एक किस्म का सवाल है हल करने वाला जो उसने यहाँ पूछा हुआ था, तो हम इस पर 10 वाले का आंसर कहेंगे, ये सही है। आगे ये 12 वाला, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट ले रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये सारा काम हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर किया हुआ है। ये असल में ना उसने एक बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया है, तो ऐसे न्यूमेरिकल भी चीज़ आ सकती है, लेकिन हमें यहाँ तो जस्ट MCQ है, लेकिन मैंने हल करके दिखाया। तो बहरहाल रेस्ट से शुरू हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और अब उसकी स्पीड ये हो जाती है। तो ये उसकी फाइनल स्पीड है, VF हो जाएगी 25 आफ्टर 20 सेकेंड। तो टाइम भी आ गया 20। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, अब डिस्टेंस कितना होगा वो हमें यहाँ से पता चलाना है उसका। ये देखें मैंने इसको हल किया, ये देखें VI 0 है, VF 25, टाइम 20 और S हमें फाइंड करना है। अब ऐसे S हम जब भी लिखेंगे ना S की इक्वेशन, तो उसमें A ज़रूर आएगा, चाहे आप थर्ड इक्वेशन लगा लें चाहे सेकेंड लगा लें। तो अब जब लगाने लगेंगे तो A आ रहा होगा, तो A तो हमारे पास है नहीं है, तो फिर A को हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन लगा के। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF 25 है, VI 0 है A के साथ, और ये T लिख लें 20, और ये तो 0 हो गया ना, तो A को अकेला करें, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आएगा, 25/20 A। अब इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसको यहाँ यूज़ करवाना है हमने। अब आ जाए इस इक्वेशन पे, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो VI तो 0 है हमारा, तो जब VI की जगह यहाँ 0 लगाएंगे ना, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ टाइम मल्टीप्लाई होना है तो उसने 0 हो जाना है, ये खत्म हो जाएगा। पीछे रह जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं, 1/2 लिखा, A की वैल्यू वही 25/20 लगाई, T का स्क्वायर है यानी कि 20 का स्क्वायर है। अब इसे हल करेंगे, देखें या इधर भी नीचे 20 है, इधर भी 20 है, तो एक 20 जो है वो कट जाएगा, एक 20 रह जाएगा। 25/20/2, 25/20/2 जो है ये 20, इस 20 को डिवाइड करा लें, 10 हो जाएगा। तो 10 और 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 250 आंसर आएगा। ये असल में MCQ के अंदर उसने काफ़ी एक बड़ा सवाल दे दिया था, तो वो MCQ जो है वो ये है, ठीक है। तो हमने 250 को ये आ गया आपके पास कि ये जो 12वां MCQ है ये 250 मीटर्स। अच्छा जी, तो MCQs तो हो गए। अब हम चलते हैं अगले सवालों पे। ये है जी 2.4। अब ये करना है, इसमें क्या है, असल में इसमें ये सारे ना शॉर्ट सवाल हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं कि क्या पूछा हुआ उसने। इसमें कह रहा है जी डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 3 डेफिनेशनें हमें उसे देनी है, स्पीड की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। वैसे समझ लें बहुत आसान है। स्पीड असल में होती है कि आप टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जितना फासला हम तय करते हैं टाइम के साथ साथ, जितने टाइम में उन दोनों को डिवाइड कराएं तो स्पीड आ जाती है। वेलोसिटी जो है उससे फ़र्क है, जैसे मैंने पीछे बताया कि वेलोसिटी में हम डिस्टेंस का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कराएं, या इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली को कहते हैं
कि वेलोसिटी में तब्दीली की जो शरह है वो एक्सेलरेशन है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। ये सारा मैंने लिखा है, ये मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिखा है स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी हो जाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। टाइम भी साथ बता देना है कि भाई इतने टाइम में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 सेकंड में, तो जितना भी हो रहा है वो हम उसको बताएंगे, वो उसकी स्पीड होती है। तो वेलोसिटी देखें हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज। जब देखें ये वर्ड आता है ना रेट, तो रेट का हमेशा यही मतलब होता है कि वो चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही है, वक्त से तकसीम हो रही है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वेलोसिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है, ये याद रखना है। और यहीं से फिर एक्सेलरेशन बनता है। ये देखें एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ, वही अल्फाज यूज़ करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की जो शरह है ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसका फार्मूला वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड, जैसे पीछे बताया आपको, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन हम लिख लेंगे इसकी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 2.5, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट, एक जैसी स्पीड से जाई जा रही है, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, हैव एक्सेलरेशन। क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? देखिए एक्सेलरेशन के होने के लिए ना 2 कंडीशनें होती हैं, या तो ये जो स्पीड या वेलोसिटी है वो तब्दील हो रही हो, यहाँ तब्दील नहीं हो रही, वो कह रहा है चेंज नहीं हो रही, तो फिर उस तरह से तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा। लेकिन फिर एक और चीज़ होती है कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाए। 2 चीज़ें हैं, या तो वो वेलोसिटी खुद चेंज होती जाए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाए। तो यहाँ चूँकि वो हमारे पास तो कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे भाई हाँ वो अपनी, वो क्या कहते हैं, उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है, लेकिन कब आएगा? जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि स्पीड तो नहीं चेंज हो रही। तो यही हमने उसको लिख के दे देना है। तो देखें हमने क्या लिखा है, द आंसर इज यस, कि हाँ उसकी जो एक्सेलरेशन है उसमें फिर भी हो सकता है। कैसे? अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये असल बात, उसकी डायरेक्शन में अगर चेंज आ रही है तो हम कहते हैं हाँ भाई इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती हो, या फिर उसकी जो वो जो स्पीड है वो चेंज कम ज़्यादा हो रही हो। तो स्पीड तो नहीं चेंज हुई, तो फिर हम कहेंगे भाई डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना। और उसकी डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि मूवमेंट इन अ सर्कल, कि कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, गोल दायरे में, क्योंकि जब सर्कल में मूव करते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। बहरहाल आगे चलते हैं, 2.6 में देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। सो 2.6 में है जी, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। पहले तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि रोटेटरी मोशन कौन सी है और ट्रांसलेटरी कौन सी है। रोटेटरी वो है जो हम स्पिन करते हैं कोई चीज़, ये है ना ऐसे, तो इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाता जाऊँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये रोटेशन है। या जैसे वो लट्टू घूमता है, तो लट्टू जो है वो लट्टू का एक पॉइंट जो पिन नीचे पड़ती है और फिर वो ऐसे ऐसे खुद ही घूमी जाता है, तो वो अपने एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जो है वो ऐसे स्पिन करता है। जैसे हमारी जो ज़मीन है ये भी स्पिन करती है, तो स्पिनिंग जो होती है वो रोटेशन है, ठीक है। तो अब और दूसरी जो है ट्रांसलेटरी होती है सीधी सीधी मोशन। लेकिन ये सीधी मोशन जो है एक सीधी लाइन में भी हो सकती है और ऐसे कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, गोलाई में भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कहता है कि फेरिस व्हील जो है, जो वो पंगूड़ा होता है ना, आसमानी पंगूड़ा जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर जब हम बैठते हैं और वो ज़ाहिर है गोलाई में चक्कर लगाता है, लेकिन होता ये है कि वो खुद तो गोल गोल घूम रहा है, स्पिन कर रहा है वो खुद, लेकिन उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, बंदा स्पिन तो नहीं कर रहा ना, बंदा तो एक नॉर्मल रूटीन में बैठा हुआ है, ऐसे 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 करके उसने एक सर्कल की फॉर्म में जाना है, लेकिन खुद ऐसे ऐसे वो वहीं का वहीं वो स्पिन नहीं कर रहा होता बंदा। तो हम ये उसको लिख के देंगे कि भाई ऐसा नहीं है, फेरिस व्हील तो उस तरह करेगा लेकिन बंदा जो है वो बीच में नहीं कर सकता उस तरह। तो देखें, बिकॉज फेरिस व्हील इज हैविंग रोटेटरी मोशन, फेरिस व्हील में है रोटेटरी मोशन, बट द पर्सन इनसाइड इज नॉट स्पिनिंग, बंदा स्पिन नहीं कर रहा,
एंड इज़ मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ में जा रहा है, इसी वजह से वो जो है वो दूसरी जो है उसकी मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये हम उसको लिख देंगे 2.6 के लिए। फिर 2.7 में उसने क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। 2.7 में कह रहा है जी स्केच करें, बनाएं अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो हम इस तरह से करके उसको बना देंगे, बड़ा सिंपल सा है। इधर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है, इधर वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कहता है इस तरह का ग्राफ बनाएं, लेकिन कुछ शराइतें होंगी बीच में। ये बनाएं फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट ले रही हो, यानी पहले उसकी स्पीड कोई नहीं है, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के अंदर स्पीड बनती है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। उसमें जो चीज़ शो हो रही होती है वो स्पीड है। अच्छा, तो रेस्ट से उसे शो कराना है। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उससे आप स्पीड कैसे बताएंगे। तो बड़ा सिंपल है, देखें ऐसे इसके अंदर हमने ये लाइन लगा लेनी है कि ये स्पीड को शो करा रही है, और देखें ओरिजिन से शुरू कराते हैं। ओरिजिन का मतलब यही है वो पहले रेस्ट में थी, जब टाइम भी नहीं था तो वो डिस्टेंस भी कोई नहीं था उसका, और जो टाइम बढ़ता जा रहा है उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो कहता है यहाँ से फिर आप उसकी स्पीड कैसे बता सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान है। इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लें, इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट बी कह दें। यहीं से उसको नीचे की तरफ लाएं, यहीं से आप इस तरफ लाएं, यहीं से इसको आप नीचे लाएं, यहीं से आप इस तरफ लाएं। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये आपका होगा वो क्या उसको कहते हैं, डिस्टेंस है ना, डेल्टा एस कह लें उसे, और इधर टाइम है तो ये डेल्टा टी हो जाना है। तो आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, के डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करा दें, तो वो बस उसको बता दें कि लो भाई इस तरह से स्पीड निकल सकती है कि डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड करा दें, डिस्टेंस में जो तब्दीली आई है, टाइम में जो तब्दीली आई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.7 वाले का। आगे चलते हैं 2.8 की तरफ। ओके, सो ये है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ आ गया, वो पीछे डिस्टेंस टाइम था, ये स्पीड टाइम है। तो कहता है उसकी शेप क्या होगी जब कोई बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड से जा रहा हो, स्पीड उसमें चेंज हो रही हो। तो स्पीड के चेंज होने के लिए देखें ग्राफ वही बात है कि अगर हम सिंपल सी बात, आप देखें इधर आपने वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी स्पीड, और इधर हमने टाइम लेना है, स्पीड टाइम ग्राफ ये हो जाता है, ठीक है, नज़र आ रहा है। ओके, तो इसमें अगर आप देखें बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे ना, तो अगेन उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी तो वहीं की वहीं रह रही होगी, टाइम चेंज हो रहा होगा लेकिन वेलोसिटी वहीं है। तो हम ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने इसको फिर क्या बनाना है, एक इंक्लाइंड शेप बनानी है, ये वाली ऐसे, क्योंकि जिसमें क्या हो कि टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है। ये टाइम है तो ये स्पीड है, स्पीड कम ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये या तो ये होनी चाहिए, या फिर ये है कि कोई कर्व की फॉर्म में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई उस तरह से। तो अब ज़ाहिर है दोनों चीज़ें तो नहीं बना सकते, तो खाली ये वाली शक्ल बना दें आप, ठीक है। द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग टाइम एक्सिस बट इट विल बी एन इंक्लाइंड, ठीक है, कि ये इंक्लाइंड होगी, एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही होगी, वेरिएबल स्पीड इसको हम कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा। फिर 2.9 है, ये भी समझने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। कहते हैं यही जो हम ये स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे होते हैं, तो इसमें से हम क्या क्या चीज़ें इसमें से देख सकते हैं। पहले उसने क्या पूछा है, इनिशियल स्पीड। बिल्कुल इनिशियल स्पीड पता चल सकती है। अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे थे, मतलब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे तो उसकी स्पीड 0 है क्योंकि अभी ओरिजिन से स्टार्ट ले रहा है। यहाँ आएगा तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, तो ये जो इनिशियल स्पीड है वो ये होनी है, और फाइनल स्पीड लेट्स सपोज यहाँ पे होनी है। तो इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इनिशियल स्पीड भी आ जाती है, फाइनल स्पीड भी आ जाती है। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, डिस्टेंस भी मालूम हो जाता है। ये जब हमने वो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है ना, तो उसमें जैसे ऐसे करके ग्राफ होता है, तो जी चीज़ यहाँ से इधर जा रही है, इधर ये है, इधर ये है, तो ये जो पूरा एक वो डिस्टेंस होता है ना, ये उसके डिस्टेंस को शो करा रहा होता है। तो ये चीज़ भी हम इस ग्राफ के अंदर से ले सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड भी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन तो आता ही आता है क्योंकि वेलोसिटी और टाइम वाले के अंदर से एक्सेलरेशन भी निकल आता है। वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कराएं, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये चारों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो ये नीचे आपने लिख देना है कि ऑल ऑफ दीज कैन बी फाउंड इन स्पीड टाइम ग्राफ।
ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा 2.9 का। ये सारे शॉर्ट सवाल हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं पेपर में। 2.10 कहता है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक वेक्टर जो चीज़ होती है उसको ग्राफ के थ्रू यानी कि डायग्राम के अंदर उसको कैसे बता सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि एक जो वेक्टर होता है ना उसको एक सीधी लाइन से शो कराते हैं और उसके आगे एक एरो हेड बना देते हैं और बस देखें क्या लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, एक वेक्टर को ग्राफिकली शो कराने के लिए, विद एन एरो टू इट्स वन एंड, उसके एक एंड पे एक तरफ हमने एक एरो बना देना है, ठीक है। और फिर साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दें, द लेंथ ऑफ द लाइन, वो जो लाइन हमने बनानी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, विल बी अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल, स्केल के हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो स्केल के हिसाब से उसको हम छोटा कर लेते होते हैं। लो जी, ये है एक सवाल और है लेकिन वो ज़ाहिर है वो शॉर्ट सवाल नहीं है, ये 2.13 वाला, ये उसने कहा हुआ है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ये वही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो हम सेपरेटली बनाते हैं। ये वैसे मैंने बनाया हुआ है अपने दूसरे चैनल के ऊपर, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने ड्राइव करके दी हुई हैं, तो ये आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सर शहजाद साहिर वाले से, क्योंकि ये वाला तो 2 वाला है ना, तो वो पहले वाला है, तो उसके ऊपर ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने डिराइव करके दी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप उसको समझ सकते हैं। लो जी, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, तमाम इसके हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थी। इनको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा ज़रा देखें, गौर से देखें, क्योंकि फ़िज़िक्स है ना तो ये थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें उस तरह से ज़रा समझने टाइम लगता है, तो इसको आप समझेंगे और फिर आप याद करेंगे तो बड़ा अच्छा आपको